नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। पहले चरण के लिए नेताओं ने पूरी जोर आजमाइश कर ली है। अब जनता की बारी है। जनता जनार्दन को तय करना है कि वो किसको चुनती है। 11 अप्रैल को उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के भी तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अगले 1 घंटे में हम आपको इन सभी 13 सीटों की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे। हमारे संवाददाता उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का पूरा समीकरण बताएंगे। कौन सा खेल चला है, क्या कुछ हो रहा है, ये सारे समीकरणों पर हम बात करेंगे। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की भी पूरी सच्चाई, पूरी जमीनी हकीकत, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2019 का महाभारत। सबसे पहले बात होती है देवभूमि की। देवभूमि उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। यहां एक ही चरण में चुनाव है। इन 5 सीटों में कौन कौन उम्मीदवार है, किन उम्मीदवारों के बीच में कांटे की टक्कर है और किस तरीके से इस बार समीकरण 2019 में बदले हुए हैं, यह भी आपको बताएंगे। क्या रहा है इन सीटों का सियासी इतिहास, देखिए हमारी रिपोर्ट। देवभूमि का सियासी महाभारत। कौन जीतेगा 5 सीटों का दांव। महारथियों के बीच है मुकाबला। कुल 5 लोकसभा सीटों वाले उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि उत्तराखंड में लोकसभा की वो 5 सीटें कौन कौन सी हैं। पहाड़ में 5 लोकसभा सीटें हैं। टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार और अल्मोड़ा, जो कि सुरक्षित सीट है। लोकसभा की कुल 5 सीटों के लिए उत्तराखंड के 78,54,282 मतदाता नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें 41,41,466 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 37,12,298 महिला मतदाता हैं। इनमें 88,600 सर्विस मतदाता हैं, जो पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि सूबे में 259 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। सबसे पहले टिहरी लोकसभा सीट की बात करते हैं। उत्तराखंड की टिहरी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह से है। 2014 के लोकसभा चुनाव में माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा को 1,92,503 वोटों से हराया था। माला राज्य लक्ष्मी शाह को कुल 4,46,733 वोट मिले थे, जबकि साकेत बहुगुणा को कुल 2,54,230 वोट मिले थे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार तीरथ सिंह रावत अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि इनसे मुकाबले के लिए कांग्रेस ने भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर भुवन चंद्र खंडूरी ने कांग्रेस के हरक सिंह रावत को 1,84,526 वोटों से मात दी थी। भुवन चंद्र खंडूरी को कुल 4,05,690 वोट मिले थे, जबकि हरक सिंह रावत को 2,21,164 वोट मिले थे। नैनीताल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट चुनावी मैदान में हैं। इनके मुकाबले में कांग्रेस ने पूर्व सीएम हरीश रावत को उतारा है। 2014 की नतीजों की बात करें तो नैनीताल सीट पर बीजेपी के भगत सिंह कोश्यारी ने कांग्रेस प्रत्याशी केसी सिंह बाबा को 2,84,717 वोटों से हराया था, जबकि बीएसपी उम्मीदवार लईक अहमद को 59,245 वोट मिले थे। हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक को चुनावी मैदान में उतारा है। इनके मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार अम्बरीश कुमार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरिद्वार सीट के 2014 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस प्रत्याशी रेणुका रावत को 1,77,802
22 वोटों से शिकस्त दी थी, जबकि तीसरे पायदान पर रहे बीएसपी उम्मीदवार हाजी मोहम्मद इस्लाम को 1,13,663 वोट मिले थे। बात करें अल्मोड़ा लोकसभा सीट की तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से प्रदीप टम्टा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2014 के चुनावी नतीजों की बात करें तो अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को 95,690 वोटों से हराया था। यानी पहाड़ में सियासी महाभारत का युद्ध दिलचस्प है, क्योंकि मुकाबला सियासी दिग्गजों के बीच है। अब पहाड़ में कमल खिलेगा या जनता हाथ का साथ देगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल तो सियासी रण का मजा लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर इस बार के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रत्याशी भी बदले हैं कई जगहों पर, तो कई जगहों पर स्थितियां भी बदल गई हैं। 2014 में जो कांग्रेस के पाले में हुआ करते थे नेता, वो बीजेपी के पाले में आ गए हैं और समीकरण बदले हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी जुड़ रहे हैं, जिससे हम नैनीताल उधम सिंह नगर सीट का हाल जानेंगे। देहरादून से रोमिन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम टिहरी सीट पर बात करेंगे। अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ सीट पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले रोबिन आपके पास आएंगे। टिहरी सीट, माला राज्यलक्ष्मी शाह पिछली बार भी सांसद थी, इस बार भी चुनावी दंगल में कूदी है। कांग्रेस ने प्रीतम सिंह को चुनावी दंगल में उनके सामने उतारा है। किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं और क्या समीकरण ग्राउंड पर है? देखिए, ये जो पूरा चुनाव है, अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वो पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब इस बात के मायने खत्म हो जाते हैं कि कैंडिडेट कौन है। आप देखेंगे जो प्रत्याशी हैं या जो टिहरी से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की, महारानी राज्यलक्ष्मी शाह जो है वो सांसद रही हैं और दूसरी बार अब जो है वो सिटिंग सांसद रही हैं वो, और अब कंटेस्ट कर रही हैं चुनाव। लेकिन वो ये कह रही हैं कि आप मोदी के चेहरे को वोट दीजिए, और खुद बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि मोदी के चेहरे को आगे रख के ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। आप 5 सीटों को भी देखेंगे तो वहां नहीं, लेकिन रोमिन, बुनियादी जो मुद्दे हैं, जो दिक्कतें हैं, हमने देखा है टिहरी में माला राज्यलक्ष्मी शाह का विरोध भी हुआ है, लोगों ने वहां पर उनका विरोध भी किया है, एंटी इनकम्बेंसी भी वहां पर काम की है। ऐसे में ग्राउंड सिचुएशन क्या कह रही है वहां पर? क्या ये मुकाबला कांटे का वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो मुकाबला है वो पूरा, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मोदी वर्सेस कांग्रेस कैंडिडेट है, और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जरूर मुद्दे हैं। एक नाराजगी जरूर है लोगों के अंदर इस बात को लेकर कि सांसद की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर सवाल जरूर खड़े कर रही हैं जो स्थानीय लोग हैं या जो वोटर्स हैं, वो एक सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि जिन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि उनको भाजपा को, नरेंद्र मोदी को वोट करना है। इनफैक्ट भाजपा को भी नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट करना है। वो स्थानीय मुद्दे चूंकि विपक्ष की तरफ से भी बहुत प्रोमिनेंटली उठाए नहीं गए, तो उस तरीके के मसले नहीं है। हालांकि कांग्रेस जिन मसलों को लेके जा रही है, वो जो उनके मैनिफेस्टो में, या राहुल गांधी ने जो बात कही है, न्याय योजना की उन्होंने बात कही है, बेरोजगारी खत्म करने की बात कही है, नौकरियां 22 लाख नौकरियां देने की बात की एक टाइम फ्रेम के अंदर, वो तमाम मुद्दे जरूर हैं। लेकिन ये महसूस कर रहे हैं हम पूरे उत्तराखंड में जो पूरा चुनाव प्रचार है अनुपम, उसमें स्थानीय मुद्दे सेकेंडरी हैं, वो गौण बिल्कुल। है, लेकिन 2014 से रोबिन समीकरण काफी बदल गए इस सीट के। विजय बहुगुणा और साकेत बहुगुणा, इस परिवार से टिहरी राजघराने की टक्कर होती थी। माला राज्यलक्ष्मी शाह का विजय बहुगुणा के साथ पिछली बार 2014 में साकेत बहुगुणा को हराया था। अब ये सब बीजेपी में आ चुके हैं, ऐसे में बदले हुए समीकरण हैं। अब प्रीतम सिंह को यहां पर कांग्रेस ने फ्रंट लाइन में आगे किया है। देखिए, बिल्कुल समीकरण बदले हुए हैं, क्योंकि जो प्रीतम सिंह हैं वो एक स्ट्रांग होल्ड रखते हैं उत्तरकाशी और देहरादून की कुछ पॉकेट्स में, इन 2 जिलों के कुछ पॉकेट्स में। जो जौनसारी वोट है या हिमाचल के बॉर्डर के पास का जो है पुरोला है, ये नैनबाग, जौनपुर वाला जो इलाका है, यमुना घाटी का जो खास तौर पर जो इलाका है,
वहां पर पॉकेट्स में उनका वोट बैंक है और पोलराइज भी हुआ है। जौनसारी वोट के नाम पर वो पोलराइज भी हो रहा है। और एक बड़ी आबादी विकासनगर जो देहरादून जिले में आती है, उसमें विकासनगर सहसपुर के जो इलाके हैं वहां पर बड़ा डोमिनेंट, बिल्कुल रॉबिन, जाहिर तौर पर दिख रहा होगा इस बार के मुकाबले को प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। अब जनता को ही फैसला करना है। किशन जोशी बातचीत करने के लिए हमारे साथ अल्मोड़ा से जुड़ रहे हैं। किशन, बताइए, अल्मोड़ा सीट पर इस बार का दंगल कैसा है? कौन से समीकरण इस बार आपको लग रहे हैं और क्या कोई मुद्दा हावी है या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बात हो रही है? अनुपम, अल्मोड़ा सीट पर वही पुराने प्रत्याशी है अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा। उनका मुकाबला एक तीसरी बार इस सीट पर हो रहा है। एक बार अजय टम्टा सत्ता में रह चुके हैं, दूसरी बार प्रदीप टम्टा रह चुके हैं। इस बार मुख्य मुकाबला इन दोनों के बीच ही है। राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव हो रहा है। ये जो है सीमांत लोकसभा सीट है, नेपाल और चीन से जुड़ी हुई सीट है। दूरस्थ सीट होने के कारण यहाँ पर मतदान अभी तक 50% भी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि मतदान केंद्र बहुत दूर है। लोग 8 तारीख को ही मतदान कर्मी मतदान के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि 10 तारीख तक वो पहुंचेंगे। इसलिए दूरस्थ मैदान वो है, युवा जो है नौकरी करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। कम मतदान होने का मुख्य कारण ये भी है। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है। एक बार अगर छोड़ दें 1989 की बात अगर करें तो तब यूकेडी इसमें रही थी। उसके बाद मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में भी ही रहा है। अनुपम, बिल्कुल किशन, लेकिन अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा के बीच के इस मुकाबले को अगर देखा जाए तो कितनी कांटे की टक्कर आप इस बार देख रहे हैं? क्योंकि एक बार वो चुने गए, एक बार ये चुने गए। इस बार जनता का मूड कैसा है और क्या स्थानीय मुद्दे पूरी तरह से दरकिनार हो चुके हैं? बिल्कुल, स्थानीय मुद्दे जो है पूरी तरह से दरकिनार है। स्थानीय जो पलायन की बात थी, रोजगार की बात थी, जो स्वास्थ्य की बात थी, वो बिल्कुल गौण हो चुके हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव हो रहे हैं। चाहे वो मोदी की भाजपा पूरी तरह से मोदी के रथ पर सवार है। उनका कहना है कि पूरे देश में मोदी की लहर है और मोदी के भरोसे जो है लोग जो है भाजपा को वोट देने चाह रहे हैं। और कांग्रेस का कहना है कि 5 साल में स्थानीय सांसद ने कोई काम नहीं किया। इसको लेकर वो जगह जगह लोगों के बीच जा रहे हैं। इसके साथ ही वो कह रहे, कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सांसद ने 5 साल तक जो है उसकी जो निधि होती थी, सांसद निधि, उसको खर्च नहीं किया। ये मुख्य मुद्दे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल किशन, आएंगे हम आपके पास। रुख हल्द्वानी का करेंगे। शैलेंद्र नेगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट बड़ी वीवीआईपी सीट है। कांटे का मुकाबला इस सीट पर है, क्योंकि जिस तरीके से नैनीताल से हमने देखा कि इस बार हरीश रावत ने इस सियासी दंगल में अपने आप को वो लेकर के आए हैं। बताइए शैलेंद्र, इस बार का मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर प्रदेश में सबसे वीवीआईपी सीट अगर कोई है और अगर कहीं कांटे का मुकाबला है तो फिर वो नैनीताल का रण है। और नैनीताल उधम सिंह नगर का, नैनीताल का पहाड़ी इलाका और उधम सिंह नगर का जो मैदानी भाबर का इलाका और तराई का इलाका कहा जाता है, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से जहां प्रदेश अध्यक्ष मैदान में है, तो कांग्रेस ने भी अपने राष्ट्रीय महासचिव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मुद्दे तो कहीं अनुपम नजर नहीं आ रहे हैं। वही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। अगर बीजेपी से सवाल पूछते हैं कि आप क्यों राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं आप जो अपने काम आपने पिछले 5 साल में किए हैं मोदी सरकार ने, उन मुद्दों पर आखिर आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका बेहद साफ कहना होता है कि क्योंकि विपक्ष बार बार राष्ट्रवाद की बात करता है, सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है, इसलिए वो इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहरहाल ये पूरा का पूरा मुद्दा बीजेपी के लिए भी मुफीद है, इसलिए बीजेपी भी इस पूरे के पूरे मामले को अपने लिए कैश कराने में जुटी हुई है। लेकिन जब यहाँ के हम सियासी गणित की बात करें तो अभी तक जो 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं अनुपम, उसमें 12 बार कांग्रेस इस सीट पर जीत हुई है और एनडी तिवारी जैसे दिग्गज नेता यहां से जीत करके सत्ता में गए। उसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत के परिवार के लोग भी यहां से चुन करके लोकसभा में जाते रहे हैं। लेकिन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट नजर आती है, क्योंकि 12 बार 17 में से 12 बार अगर कोई जीता है तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट है। लेकिन इसके इतर यह भी देखना होगा कि जो बड़ी लहरें हैं, चाहे वो राम लहर का मामला हो 90 के दशक में, या फिर उसके बाद अगर हम 2014 की बात करें तो नरेंद्र मोदी वेव उस समय चल रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के चलते ही बीजेपी की इतनी जबरदस्त सीटें आई, तो उसका असर यहां भी देखने को मिला। और यही वजह है कि बीजेपी अभी तक 3 बार इस में जीत चुकी है और यही वजह है कि बीजेपी को लग रहा है कि एक बार फिर वो नैनीताल के मैदान को, नैनीताल के पहाड़ को फिर से बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन एक बात यहां पर काफी महत्वपूर्ण है। 2004 में केसी सिंह बाबा जीते, 2009 में केसी सिंह बाबा जीते,
2014 में यहां से भगत सिंह कोश्यारी ने जीत हासिल की। अब 2019 का सियासी दंगल है। क्या आपको नहीं लगता कि अजय भट्ट क्योंकि विधानसभा का चुनाव हार गए थे, ऐसे में उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है, और हरीश रावत क्योंकि जाहिर तौर पर सत्ता जाने के बाद हरीश रावत भी कोई अहम रोल में नहीं है, ऐसे में हरीश रावत के लिए खुद की साख भी यहां पर दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, आपने अनुपम बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों हारे हुए नेता हैं। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने भी एक हारे हुए नेता को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने भी एक हारे हुए नेता को मैदान में उतारा है, और दोनों हारे हुए नेता कह रहे हैं कि बाजी तो वो कम से कम मार के ले जाएंगे। इसलिए दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने चुनाव हारने के बावजूद अजय भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बनाए रखा, और यही नहीं, उनको लोकसभा का टिकट भी थमा दिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते हुए दो सीटों पर हरीश रावत हारते हैं। किच्छा से वो हारते हैं, हरिद्वार ग्रामीण सीट से वो हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया जाता है, और नैनीताल लोकसभा से उनको टिकट भी दिया जाता है। जबकि पार्टी में इस बात को लेकर के कॉन्ट्रडिक्शन थे कि उनको टिकट हरिद्वार से दिया जाए, और स्थानीय जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, बड़ी नेता मानी जाती है नैनीताल उधम सिंह नगर की, वो लगातार लास्ट मोमेंट तक इस बात का विरोध करते रहे। बिल्कुल शैलेंद्र, ग्राउंड सिचुएशंस की बात आप कर रहे हैं। रॉबिन सिंह के पास चलेंगे हम। रॉबिन सिंह हमारे साथ देहरादून से लगातार जुड़े हुए। रॉबिन, जिन बातों का जिक्र हम और आप लगातार कर रहे थे, हमने यह भी देखा कि पिछले वक्त में अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, इन तमाम लोगों की जो रैलियां हुई, उत्तराखंड में जो विकास के काम हुए, चाहे केदारनाथ के काम हो, चाहे बाकी ऑल वेदर रोड का मसला हो, इन तमाम चीजों को बीजेपी ने कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कैश करने की कोशिश की है, इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की है। क्या लगता है आपको, ग्राउंड पर ये सारे मुद्दे इस बार चुनाव में काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने केदारनाथ का जिक्र किया था, और उनका मैनिफेस्टो भी अगर आप देखेंगे तो सीमांत किसानों के लिए पेंशन की वो बात कर रहे हैं, ग्रीन बोनस की वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम उन इश्यूज़ को वो छू रहे हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वो केदारनाथ का भी उन्होंने जिक्र किया था, पुनर्निर्माण कार्य का, ऑल वेदर रोड का। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको वो कैश करना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है जो एड्रेस किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब वो यहाँ पर रैली कर रहे थे, वो चाहे वो राहुल गांधी भी हों, जब वो राहुल गांधी देहरादून में या दूसरी जगहों पे उन्होंने रैली की है, तो राष्ट्रीयता का मुद्दा जो है, नेशनलिज्म का जो मुद्दा है, राष्ट्रभक्ति का जो मुद्दा है, और फौज का जो मसला है, क्योंकि पूर्व सैनिक बहुल्य क्षेत्र ये है हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है, तो वहाँ पर पूर्व सैनिक और सैनिक बहुत ज़्यादा लोग हैं, पोस्टल बैलेट बेहद अहम होता है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे कि उन तमाम बिंदुओं को उनके अपने भाषणों में वो छूना नहीं भूले, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। ये मसले टच किए गए, इसके जरिए वोट में तब्दील करने की अपील की गई इन मुद्दों को छूने के बाद। तो ये देखना होगा कि कितने कारगर मसले साबित होते हैं उत्तराखंड के अंदर। हालांकि जो नेशनल इश्यूज हैं वो ज़्यादा हमें दिखाई दिए कि अभी तक प्रोमिनेंट रहे हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है अलग अलग मंचों द्वारा, ना कि जो रीजनल। और क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब डबल इंजन की सरकार कह के बीजेपी द्वारा वोट मांगा गया था। अपने 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार का मसला भी खूब चला था। किशन जोशी हमारे साथ अल्मोड़ा से लगातार जुड़े हुए। किशन, प्रचार आपने देखा, कांग्रेस के नेताओं का भी प्रचार देखा और बीजेपी के नेताओं का भी प्रचार देखा, क्या लगा आपको जिन मुद्दों को लेकर के ये नेता जनता के बीच गए, क्या वोटर के मन में दिखा? कौन कौन से मुद्दों ने वोटर के मन में जगह बनाई है? क्या लगता है आपको, वोटर जब घर से निकलेगा वोट डालने के लिए, क्या कुछ चीजें उसके जहन में चलेंगी? अनुपम, मुख्य रूप से जो है कांग्रेस की इस लोकसभा में एक ही जनसभा हो पाई, वो राहुल गांधी की हुई। इसके अलावा भाजपा की 2 बड़ी जनसभाएं हुई, जिसमें राजनाथ आए और दूसरी जनसभा में स्मृति ईरानी को आना था, जो कल मौसम खराब होने के कारण नहीं आई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पूरे 14 विधानसभाओं में जनसभाएं की और बताया कि केंद्र की 5 साल में क्या क्या किया, और भाजपा की डबल इंजन आने के बाद 2 साल में उत्तराखंड में क्या क्या विकास हुआ। ये जनता के बीच जो है भाजपा ने ले जाने की कोशिश की। कांग्रेस ने लगातार इसका जवाब देने की कोशिश की। जो वादे जो हैं 2014 और 17 में किए गए थे वो जनता पर कतई नहीं दिखाई दे रही है। लगातार कांग्रेस द्वारा जनता को ले जाएगा। अब देखना होगा कि जनता 11 तारीख को क्या जनादेश देती है। अनुपम,
हमारे संवाददाता अल्मोड़ा से किशन जोशी हमें बता रहे थे कि क्या तस्वीर वहां पर रही, किस किसने रैलियां की। तो ये तो 3 सीटों की बात रही। अब हम पौड़ी सीट की आपको बात करते हैं और पौड़ी सीट की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पौड़ी सीट पर भी मुकाबला इस बार काफी तगड़ा है। 13,55,000 मतदाता हैं। तीरथ सिंह रावत बीजेपी से और मनीष खंडूड़ी कांग्रेस से हैं। यहां पर भुवन चंद खंडूड़ी के बेटे हैं मनीष और इस बार सियासी मुकाबले में उतरे हुए हैं। हॉट सीट है ये। पिछली बार 59.48% वोट बीजेपी को यहां पर मिले थे। और बात हरिद्वार की सीट की करें तो रमेश पोखरियाल निशंक बीजेपी से एक बार फिर चुनावी दंगल में, अमरीश कुमार कांग्रेस से और अंतरिक्ष सैनी बीएसपी से चुनावी दंगल में हैं। यहां पर भी इस बार कांटे का मुकाबला रमेश पोखरियाल निशंक के लिए राह इस बार आसान नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 सीटों को अपने पाले में किया था, लेकिन अब की बार मुकाबला 2019 का है और इन 5 सीटों पर 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे। आप अपने घरों से निकलिएगा, मतदान केंद्रों तक आइएगा और अपने वोट को जरूर डालिएगा, क्योंकि आपका वोट बहुत कुछ कर सकता है। आपके वोट की ताकत क्या है, इसको समझिएगा, जानिएगा।